नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम हमें तरक्की के मकानात भी है। जितना सुलझा हुआ मिला है दिमाग हमें, उतने ही उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। जी हाँ, इन्हीं उलझे हुए हालातों को सुलझाने की दिशा में भारत सरकार ने एक नया और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अंग्रेजों के जमाने से 150 साल से भी ज्यादा जो पुराने कानून हमारे देश में लगातार चले आ रहे थे और उनको हम ढोए जा रहे थे, समय काल परिस्थितियों के अनुसार भारत सरकार ने उन कानूनों को चेंज किया और 3 नए कानून हमारे समक्ष लेकर आई हैं जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। अब तारीख पे तारीख का जो दौर चल रहा था वो खत्म होगा। आखिर ये 3 नए कानून क्या है, क्या कुछ इसमें प्रावधान रखे गए हैं, किन में सजा बढ़ाई गई है और किन में सजा घटाई गई है, इन सब पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जगमोहन शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जगमोहन शर्मा सर का मैं परिचय करवा देता हूं। आप राजस्थान पुलिस सेवा में एडिशनल एसपी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और करीबन 36 साल सेवाएं दी है राजस्थान पुलिस में। फिलहाल आप सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर में कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करते हैं। 3 नए कानून पिछले 1 साल से पूरे देश में चर्चा हो रही है। आखिर ये 3 नए कानून क्या है? देखिए जी, हमारे देश में 3 मेजर एक्ट लागू हैं। पहला आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट। आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं, ये 1860 का कानून था। सीआरपीसी 1973 में आया जी। उसके पश्चात इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 1872 में था। यानी लगभग 150 साल से पुराने कानून थे जिन्हें अब सरकार ने बदल करके और अब इनको हटा दिया गया है और अब 3 नए कानून लेकर आए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पर जो कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, जिसे बीएनएस 2023 कहते हैं। सीआरपीसी की जगह जो कानून आया है बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह जो नया कानून आया है वो बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। इस प्रकार से तीनों कानूनों को उनको रिपील कर दिया गया, पुराने कानूनों को, और उनके जगह 3 नए कानून लेकर आए। देश में लगातार ये मांग चल रही थी कि कानूनों में बदलाव किया जाए, क्योंकि 150 से ज्यादा साल पुराने अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बनाए थे। तो आखिर 3 नए जो कानून हैं उनको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो 3 पुराने कानून थे जो अब 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे, नए वाले कानून, ये कानून अंग्रेजों के बनाए हुए थे। ब्रिटिश कॉलोनियल इरा के कानून थे जो कि ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किए हुए कानून थे। उन्होंने अपने हिसाब से थे। उनका मकसद था कि इस देश पे कैसे राज किया जाए, इन देशवासियों को कैसे कुचला जाए और येन केन प्रकार अपनी सत्ता बनी रहे, उस दृष्टिकोण से और उसको दृष्टिगत रखते हुए ये कानून बनाए गए। मतलब देशवासियों का कोई हितार्थ नहीं था उसमें, कोई हितार्थ नहीं था। इसके अलावा अपन बात करें तो वो जो कानून थे वो पनिशमेंट बेस्ड थे, न्याय आधारित नहीं थे। अब जो कानून बनाए गए हैं ये न्याय आधारित हैं। अपन बात करें कि पनिशमेंट, भारतीय दंड संहिता, जो पहले जिसको आईपीसी कहते थे उसका हिंदी में नाम था भारतीय दंड संहिता, ये अपने नाम से ही स्पष्ट है कि दंड संहिता यानी दंड को मस्तिष्क में रखते हुए कि भाई देशवासियों को कैसे ज्यादा से ज्यादा दंड के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाए, कैसे कुचला जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए वो कानून बनाए गए। मतलब न्याय की बजाय सजा देने पर ज्यादा जोर था। अब जो है वो पूरा न्याय आधारित है, और न्याय आधारित केवल नाम बदलने से नहीं हुआ है, इसमें वो चीजें समावेश की गई हैं, उस तरह के प्रोविजंस को लाया गया है ताकि ये न्याय आधारित और विक्टिम सेंट्रिक और उस तरह के ये कानून बने। जी, आपने कहा न्याय आधारित है। आईपीसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आईपीसी का नया नाम भारतीय न्याय संहिता है। उस वक्त उसमें 511 धाराएं थी, अब 358 धाराएं हैं। जी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कौन सी जो मुख्य धाराएं हैं उनमें परिवर्तन किया गया है? 511 से जो 358 तक अब धाराएं हैं, तो कौन सी धाराओं का लोप हुआ है? देखिए, अपन धाराएं हटाने की बात करते हैं और नई धाराएं जोड़ने की बात करते हैं। इसमें मुख्यतः 20 धाराएं नई जोड़ी गई हैं और लगभग 28 धाराओं को इसमें से हटाया गया है। जो हटाने वाली जो मुख्यतः धारा हैं वो एक तो जो खोटे सिक्के से संबंधित जो धाराएं थी
उसको हटा दिया गया है, जिनका अब कोई बहुत ज़्यादा चलन नहीं है क्योंकि उनकी अब काफ़ी कीमतें भी कम रह गई हैं। इसके अलावा जैसे राजद्रोह जैसे कानून उनको इसमें से हटा दिया गया है। इसके अलावा उसके जो अपराधों की जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, उनका रीअरेंजमेंट्स किया गया है। पहले क्या था कि यदि अपन परिभाषा की बात करें तो परिभाषा सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के 40 थी। अब उनमें जो परिभाषाएं हैं उनको सेक्शन 2 के तहत ही और उसमें ABCD इस तरह से उन सेक्शंस को शामिल किया गया है। और जैसा मैंने बताया कि खोटे सिक्के जो हैं उनको इत्यादि से संबंधित अपराधों को हटा दिया गया। अब अपन बात करते हैं कि इसमें नए क्या ऐसी धाराएं लेकर आए हैं। कानून की भाषा में तो ये धारा है, लेकिन एक आम आदमी को समझने के लिहाज से क्या कुछ इसमें वो किस तरीके से देखे इस पूरे परिवर्तन को? देखिए, मैं बात करूंगा कि अपन अब तक सुनते आए हैं कि भाई जब कभी कोई मर्डर होता था तो मॉब लिंचिंग नामक एक अपन टर्म सुनते थे, लेकिन वो अखबारों में ही पढ़ते थे, उसका पता नहीं था कि ये क्या चीज है, ये कैसे होती है, इसका क्या दंड है। तो इसमें एक तो मॉब लिंचिंग यानी जो सेक्शन 103 है उसका सब सेक्शन 2 है, उसमें इसको शामिल किया गया, मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया। और इसमें यह बताया गया है कि 5 अथवा 5 से अधिक व्यक्ति यदि रेस, कास्ट, क्रीड और सेक्स और पर्सनल बिलीफ्स इत्यादि के आधार पर, कम्युनिटी बेस पर यदि किसी व्यक्ति का मर्डर करते हैं तो वो मॉब लिंचिंग के अंतर्गत कवर होगी। पहले कानून में परिभाषा नहीं थी, केवल इसको बोला जाता था कि भाई मॉब लिंचिंग हो गई है, मौखिक तौर पर बोला था, इसको शामिल किया गया। दूसरे अपन बात करें जो एक महत्वपूर्ण धारा आई है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध। अभी तक अपन सुनते आए कि देश में या राज्यों में बहुत सारी संगठित गैंग जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन उनके लिए अलग से कोई कानून में धारा नहीं थी। अब उसके लिए विशेष रूप से एक धारा जिसको नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो सेक्शन 111 है नए कानून का, भारतीय न्याय संहिता का, उसमें इसका समावेश किया गया। मतलब जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया उसके ऊपर तो वो कानून लागू होगा, उसका साथ जिसने दिया उनके ऊपर भी लागू होगा। और केवल यदि आपने उसमें इस तरीके से बताया गया है कि ऑर्गेनाइज सिंडिकेट क्राइम, यानी उस सिंडिकेट के आप मेंबर हो, मेंबर होना ही अपने आप में अपराध है और उसमें भी 5 साल की मिनिमम सजा होगी। मतलब आप ये सोचें कि आपका अपराध किया जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। इस धारा के माध्यम से यदि उस गैंग के आप मेंबर भी हैं और ये प्रमाणित है तो भी आप, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे किसी भी अपराध से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए वही धाराएं लगेगी जो मुख्य जो अपराधी ने किया है। बिल्कुल वही धाराएं लगेंगी, चाहे वो एक्ट को ज्वाइंटली करे या सिंगली अलग अकेला करे अथवा दोनों मिलकर के करें या 2 से ज्यादा मिलकर के करें, तो भी उसका जो अपराध है वो वही माना जाएगा जैसे कि वो मिलकर के गैंग के रूप में कर रहे हैं। इसके अलावा एक इसमें जो और बड़ी धारा जो आई है वो है टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट को पहले UAPA उसी में कवर किया गया था, जिसको अपन यूपा भी बोलते हैं, लेकिन उसके लिए अब BNS में ही इस एक्ट को शामिल कर दिया गया है। और साथ में ये डिस्क्रिशनरी पावर, जहां पे भी यदि अपराध घटित होता है तो उस जिले के जो SP हैं उनको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो चाहे तो उसको टेररिस्ट एक्ट में दर्ज करें अथवा चाहे तो उसे यूपा एक्ट में दर्ज करें। आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है क्योंकि इसको लेकर भी काफी मिथक है। हाँ, नहीं बिल्कुल, इसमें जो आतंकवाद है और आतंकवादी यही समझा जाता है कि कोई बाहर से जिसने आक्रमण किया है वही आतंकवादी की। आक्रमण से मतलब नहीं, जो पब्लिक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो पब्लिक प्लेस पे, जो पब्लिक एट लार्ज को जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो इस आतंकवाद की परिभाषा में समावेश किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और बहुत अच्छा कानून आया है, जो रेप का कानून पहले भी था, लेकिन रेप में एक सेक्शन जोड़ा गया है 69 BNS में कि यदि किसी महिला के साथ में डिसीटफुल मीन्स के द्वारा कोई रेप किया जाता है तो वो इसके तहत कवर होगा। डिसीटफुल मीन्स है उसको नौकरी का प्रलोभन दिया जाए या उसको रोजगार का प्रलोभन दिया जाए या उसको प्रमोशन का प्रलोभन दिया जाए। इस प्रलोभन के अंतर्गत यदि रेप किया जाता है तो उसके लिए अलग से एक सेक्शन इसमें लाया गया है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि एक स्नैचिंग, आए दिन ऐसा अपराध हो जाते हैं कि भाई मोबाइल छीन लिया या आपका चेन छीन ली गई, उसका पहले अलग से कोई एक सेक्शन बना हुआ नहीं था। उनको अलग अलग सेक्शन थे IPC के, जैसे 379 IPC वगैरह वगैरह में दर्ज करते थे, लेकिन उसके लिए अब अलग से 304 BNS का नया सेक्शन लेकर के आए हैं, जिसको हिंदी में झपटमारी बोलते हैं। उस सेक्शन को लाया गया है, उसके द्वारा इस पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आप देखते हैं कि इसमें पहले 309 एक अपराध था कि आत्महत्या का प्रयास, वो एक पहले एक ऑफेंस था, उसको रिपील कर दिया गया, इसमें उस सेक्शंस को हटा दिया गया है। इसमें एक नया सेक्शन लाए, बहुत अच्छा सेक्शन है। कई बार आपने, एक मैं जनरल लेमैन की तरह बात करूंगा, आपने सुना होगा
कि फला जगह पे टंकी पे कुछ लोग बाग चढ़ गए और अपनी नाजायज मांगों को लेकर के और वो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं कि मनवाने के लिए। हाँ जी, कि मांगों को मनवाने के लिए आम हो गया है। बिल्कुल, तो वो बाध्य करते थे। तो इसमें एक सेक्शन लेकर के आए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे पब्लिक सर्वेंट को कोई कार्य जो उसके कर्तव्यों के अधीन नहीं है उसको करने के लिए बाध्य किया जाए, हाँ उसको बाध्य किया जाए, तो उसका इस सेक्शन के तहत उसका अपराध दर्ज होगा। बच्चों को लेकर भी काफी कुछ परिवर्तन किए गए। बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, महिलाओं और बच्चों को पूरा सेंट्रल थीम में रखा गया इन आपराधिक कानून में। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें पहले आईपीसी में क्या था कि जो महिलाओं के अपराध थे वो बिल्कुल स्कैटर्ड थे, कि आप बात करें कि यदि छेड़छाड़ है तो 354 आईपीसी था, तो यदि वो रेप है तो 376 था, और यदि वो जैसे कहते हैं ना कि दहेज के लेकर के जो उसको परेशान किया जाता था, जो प्रताड़ना दी जाती थी, वो 498 आईपीसी था। तो बिल्कुल अलग अलग थे सारे कानून। इसी तरह बच्चों के कानून जो धाराएं थी वो भी अलग। अब इन सब को एक साथ लेकर के आए हैं और बीएनएस का जो चैप्टर 5 है जी, जो सेक्शन 63 से शुरू होगा वहां से लेकर के और लगभग ये 95 और 100 तक इन सारे सेक्शनों का समावेश किया गया है। और अब एक नया कानून ये भी आया कि यदि कोई व्यक्ति बच्चों को अपराध के लिए यदि काम में लेता है और उनको अपराध के लिए उत्प्रेरित करता है और उनसे अपराध कारित करवाता है, तो उसके लिए भी एक अलग से सेक्शन लाया गया है। और उसमें वही दंड का भागी उतना ही होगा जितना बच्चे को, तो फिर भी जो जुवेनाइल एक्ट के तहत कानून बना हो उस हिसाब से उसका ट्रायल होगी, लेकिन उसके लिए वो अपराध जो है वो काफी बड़ा होगा और उसका इन्वॉल्वमेंट उतना ही संगीन माना जाएगा। इस तरह से इसके अलावा काफी कुछ चीजें हैं। गवाह संरक्षण योजना, क्योंकि हम देखते हैं कि गवाहों की सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार गवाहों को भी खुद के जान माल की हानि रहती है, तो उसके लिए भी क्या कुछ प्रावधान? इसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत में नई एक सेक्शन को लाया गया है। पहले ये होता था कि अपन देखते थे कि कई बार जो गवाह हैं वो यदि कोई अपना किसी गवाही देने के लिए जा रहे हैं तो उनको पहले धमकी मिल जाती थी, उसके पश्चात वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के पास जाता था और अपना एक प्रोटेक्शन मांगता था। पुलिस प्रोटेक्शन उसको एनालाइज करती थी और उसके पश्चात उसको प्रोटेक्शन उपलब्ध कराई। लेकिन अब इसको इस कानून में ही समावेश कर दिया गया है कि विटनेस को कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन देखते हैं जो हीनियस ऑफेंस है वहीं ज्यादा डर होता है गवाह को धमकाने का और वो ताकि गवाही नहीं दे। तो उसका एक तरह से निदान करने के लिए और उसमें लागू करने के लिए एक नया मतलब फैसले में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। एक सबसे बड़ी समस्या है एफआईआर को दर्ज करवाने को लेकर। आम नागरिकों को काफी भटकना पड़ता है एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए, लेकिन इस कानून में एफआईआर को लेकर भी काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। जी, इसमें जो नया बीएनएसएस आया है उसमें दो नई चीजें आई हैं, 0 एफआईआर और ईएफआईआर। हालांकि 0 एफआईआर पहले भी दर्ज होती थी, ईएफआईआर भी दर्ज होती थी, लेकिन वो कानून में उनका समावेश नहीं किया गया था। कोर्ट्स की गाइडलाइंस थी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, बहुत सारे सर्कुलर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स थे, उनके तहत वो अपराध 0 एफआईआर के तहत दर्ज होते थे। लेकिन अब इनका बीएनएसएस में इनको लागू कर दिया गया और 173 जो बीएनएसएस है उसमें इसका समावेश कर दिया गया है। अर्थात अब पहले जो एक जुरिडिक्शन को लेकर के जो एक समस्या पैदा होती थी कि एक व्यक्ति एज पुलिस स्टेशन में गया तो वहां के एसएचओ ने कहा कि नहीं ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, आप बी में जाइए, बी वाले ने नहीं कहा नहीं एक पतली सी लाइन है आप सी में जाइए। तो उन सब चीजों को दूर कर दिया गया। आप किसी भी यदि थाना क्षेत्र में गए और आपने अपना अपराध के बारे में बताया तो वो उसे दर्ज करेगा, उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है तो भी दर्ज करेगा और उसका नाम देगा 0 एफआईआर। पहले क्या होता था, पहले कि उसको नंबर दिया जाता था, नंबर अब भी दिया जाएगा, लेकिन जो जहां सबसे पहले गया और जहां उसका क्षेत्राधिकार नहीं है वहां वो 0 नंबर एफआईआर देगा और उसके पश्चात जहां घटित हुआ है अपराध वहां वो उसको भेज देगा और वहां उसकी एफआईआर पे नंबर दर्ज होगा। मतलब पूरे देश में आपके साथ में कहीं पर भी अपराध हुआ तो किसी भी पुलिस थाने में जाकर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में। और इसका देखिए अब कितना बड़ा कदम उठाया गया और कितनी अच्छी सुविधा दी गई है कि आप ईएफआईआर, आप घर बैठे बैठे कोई भी अपराध के बारे में ईएफआईआर के माध्यम से और अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जबकि पहले कितना परेशानी होती थी कि आपको चल के जाना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। तो ये बहुत सारी इस तरह की सुविधाएं लाई गई हैं। टेक्नोलॉजी का भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें यूज करने के लिए कहा गया है। क्या लगता है आपको किस तरीके से टेक्नोलॉजी इन 3 नए आपराधिक कानूनों को सिद्ध करने में सहायक हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का इसमें समावेश किया गया और मैं ये कहूँगा कि आज अपन देखते हैं कि अधिकांश व्यक्तियों के पास में मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा। टेक्नोलॉजी
मतलब हर आदमी आजकल अधिकांशतः यूज कर रहा है, लेकिन पहले जो कानून थे वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे। उनका कानून में कहीं भी इस तरह से उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। अब टेक्नोलॉजी को कानून में ही शामिल कर दिया गया। अब इसे कुछ उदाहरण से मैं इसको समझाता हूं कि पहले क्या होता था कि एक पुलिस अधिकारी है या कोई गवाह है, तो उसका कोर्ट के द्वारा उसको गवाही देने के लिए एक सम्मन जारी किया जाता था। सम्मन लेकर के कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई कोर्ट का कर्मचारी वो संबंधित व्यक्ति के पास जाता था और वहां जाकर के और उसकी तामील कराता था, सर्विस कराता था। अब इसको आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। मतलब आपको बैठे बैठे ये सारी चीजें, समय की भी बचत, समय की बहुत बचत होती है। फिर वहां जाते पता लगता था कि वो व्यक्ति घर पर है ही नहीं, फिर वो व्यक्ति दोबारा आ रहा है। इसी तरीके से गवाही देने के लिए गवाहों को कोर्ट में जाना पड़ता था। अब वो गवाह मान लो आपका 200 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, वहां से चल के आता था, उसको सरकारी यदि कर्मचारी है तो टीएडीए भी देना होता था। तो ऐसी स्थिति में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी गवाही बयान हो जाएंगे। मतलब कितना आसान हो गया। आप अपने जहां बैठे हुए हैं वहां पे एक निश्चित सेंटर्स होंगे, वहां आप जाइए और वहां से आप अपनी वीसी के थ्रू गवाही दीजिए। इसी तरीके से एक अब तक ये नियम है कि कोई भी अपराधी है तो उसको जिस दिन उसकी पेशी है, ट्रायल में जो पेशी है, उस दिन उसको व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। लेकिन इसमें अब वीसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। कई बार देखते हैं अपन कि जेल से किसी एक दुर्दांत अपराधी को लेकर गए और रास्ते में से भाग गया, तो वीसी के थ्रू आप उसकी ट्रायल को वो आने की भी जरूरत कर सकते हैं। एक छोटा सा और बताऊंगा मैं जी कि आप सर्च एंड सीजर जो पुलिस करेगी तो उसकी आपको वीडियोग्राफी करनी होगी, क्योंकि पुलिस के ऊपर कई बार बहुत इस तरह के अनर्गल आरोप लग जाते थे कि पुलिस गई तो उसने ये किया, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया वगैरह वगैरह। अब वो सब चीज की वीडियोग्राफी होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। 7 साल से ज्यादा का यदि कोई अपराध है तो वहां फोरेंसिक टीम को आना पड़ेगा। फोरेंसिक साइंस को लेकर भी इसमें काफी कुछ बदलाव किए, फोरेंसिक साइंस को काफी सुदृढ़ किया गया है। बिल्कुल, ये सही है। इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है बीएनएसएस में कि यदि कोई भी अपराध जिसकी सजा 7 वर्ष अथवा 7 वर्ष से ज्यादा है तो उसमें आपको फोरेंसिक जो संबंधित थाने का जो एसएचओ है उसके लिए ये जरूरी है कि वो फोरेंसिक टीम को सूचित करेगा और फोरेंसिक टीम वहां जाएगी और वहां जाकर के पूरा विजिट करेगी और जो वहां पे वीडियोग्राफी करेगी और जो एविडेंस है उनको वहां से वो कलेक्ट करेगी। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सारे बदलाव हुए हैं और उनका कानूनों में समावेश किया गया है। जी तारीख पे तारीख का दौर काफी सालों से चल रहा था, तो आपको क्या लगता है कि जो तारीख पे तारीख का दौर जो अब तक चलता आ रहा था अब उसकी इतिश्री होने वाली है? बिल्कुल, देखिए इसमें ये पुलिस के पार्ट पे भी और कोर्ट्स के पार्ट पे भी, दोनों पे टाइमलाइन वाला एक सेगमेंट आया है, एक कंसेप्ट आया है, इसमें बांधा गया है। तो उसका मकसद यही है कि तारीख पे तारीख वाला जो एक बहुत ही आम लोगों में था उसमें कमी आएगी और उसमें तत्परता आएगी कि कानून में फैसला हो या ट्रायल हो, उसमें तत्परता है। पुलिस के लिए तो ये किया गया है कि पुलिस अधिकारी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई मुकदमा दर्ज करता है तो 90 दिन के पश्चात उसको विक्टिम को ये बताना होगा कि इसमें जो मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी स्टेटस ये है। उससे पहले क्या होता था कि उसको बताना कोई जरूरी नहीं होता था। अब उसको बाध्य कर दिया गया है कि 90 दिन से पहले यदि उसका डिस्पोजल होता है तब तो वो उसको बता ही देगा, यदि नहीं हो पाता है तो 90 दिन के पश्चात बताएगा। अब अपन कोर्ट के पार्ट पे बात करें, ये सारी प्रोसेसिंग ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी? हाँ, ये बिल्कुल ऑनलाइन बताएगा उसको। इसके अलावा कोर्ट के पार्ट पे अपन बात करते हैं तो कोर्ट में भी जिस दिन जब जो चालान पेश हो जाएगा तो चार्ज पे जैसे ही बहस स्टार्ट होगी उसके पश्चात उसको 60 दिन में चार्ज फ्रेम करना होगा। कोर्ट के लिए ये लाजमी कर दिया गया है। ऐसे ही जब किसी कोर्ट की ट्रायल पूरी हो जाती है और जो अंतिम हियरिंग होती है उसके 30 दिन के पश्चात फैसला देना जरूरी होगा, जो ज्यादा से ज्यादा 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी यदि 30 से ज्यादा दिन लिए गए तो उनको रीजनिंग बतानी होगी कि उसमें टाइम ज्यादा क्यों लिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें आपने 36 सालों तक पुलिस सेवा में रहे हैं, पुलिस सेवा दी आपने, आपको क्या लगता है नए आपराधिक कानून बनने से पुलिस का जो एक भूमिका है उसके ऊपर कितना कुछ बदलाव आएगा या उनको कितना सशक्त किया गया है? निश्चित रूप से इस नए कानूनों के माध्यम से पुलिस को भी बहुत सशक्त किया गया है। अपन बात करें तो एक इसमें 172 बीएनएसएस में एक सेक्शन लाया गया है। उसमें ये एक पुलिस को एक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस के लॉफुल ऑर्डर को अवहेलना करता है तो पुलिस अधिकारी उसको ला करके थाने में बिठा सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है और उसको उचित लगता है
तो उसको 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बिठाने के पश्चात उसको उचित लगता है तो उसे वापस भी भेज सकता है जी। अथवा चाहे कि नहीं इसका निरुद्ध किया जाना आवश्यक है तो उसे गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश कर सकता है। पुलिस अधीक्षक को पावर ऑफ अटॉर्नी भी कई जगह दी गई है, ऐसा कुछ है? नहीं, पुलिस अधीक्षक को इन मामलों में ताकत दी है कि एक तो मैंने जैसा बताया कि टेररिस्ट एक्ट में यदि कोई मुकदमा दर्ज होगा तो वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी संबंधित जिला एसपी की कि वो चाहे तो उसको टेररिस्ट एक्ट में दर्ज करे अथवा चाहे तो यूएपीए एक्ट में दर्ज करे। इसके अलावा एफआईआर दर्ज होने के मामले में भी पुलिस अधीक्षक को शक्तियां पहले भी थी लेकिन इसमें और इसके माध्यम से दी गई हैं। इस तरीके से बहुत सारी ऐसे पावर्स दी गई हैं जिनसे कानून में और जनता को सबसे बड़ी समस्या है नागरिक और पुलिस के बीच में काफी बार तालमेल का अभाव रहता है, उनका बेहतर समन्वय नहीं हो पाता है। तो क्या इन नए कानूनों से जो बेहतर समन्वय स्थापना करने की जो कल्पना की जा रही है वो साकार होती है? बिल्कुल साकार होगी। जब क्योंकि पहले ये माना जाता था कि भाई पुलिस थाने में जाएंगे तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अब आपको एक ये अधिकार दिया गया है कि आप चाहें तो ईएफआईआर से उस मुकदमे को दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, पुलिस अधिकारी कहीं भी यदि सर्च करने जाते थे तो पुलिस के ऊपर कई तरह के आरोप लगते थे और जनता भी परेशान रहती थी। अब उसकी वीडियोग्राफी होगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सब कुछ स्पष्ट रहेगा कि भाई तलाशी के दरमियान में उनके मानवाधिकार का ध्यान रखा गया है तो नहीं रखा गया है, कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इस तरीके के जो सारे जो इसमें नए सेक्शंस लाए, जो नए प्रावधान हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे। एक सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ लोग देश में ही अपराध करके विदेशों की तरफ भाग जाते हैं, उनको लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? बिल्कुल, उसको लेकर के प्रावधान किया गया है। इसको शॉर्ट में मैं कहूँगा कि एब्सेंसिया, इसमें एक वर्ड डाला गया है बीएनएसएस में, एब्सेंसिया, यानी कि कई बार ऐसा अपन देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने या 3-4 व्यक्तियों ने मिलकर के कोई अपराध किया और उनमें से एक व्यक्ति भाग करके विदेश चला गया। तो पहले ये होता था कि यदि 4 व्यक्तियों ने अपराध किया और 3 व्यक्ति तो भारत में मौजूद हैं और एक व्यक्ति भाग करके विदेश चला गया है तो 3 व्यक्तियों के खिलाफ तो यहाँ ट्रायल चलती थी। एक व्यक्ति जो फरार है उसके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं होती थी और उसका फैसला भी हो जाता था 3 व्यक्तियों के खिलाफ, वो पेंडिंग रहता था चौथे व्यक्ति के खिलाफ। अब उस जो चौथा व्यक्ति है जो भाग करके विदेश चला गया उसके खिलाफ भी ट्रायल पैरेलल चलती रहेगी और फिर फैसला साथ ही सबका आएगा। उसमें ये बिल्कुल नहीं होगा कि भाई ट्रायल में जो भाग गया उसके खिलाफ बाद में ट्रायल होगी। उसको लेकर के पहले बहुत लिंगर ऑन होता था, 3 व्यक्तियों के खिलाफ हो गया, उसमें पूरा ट्रायल हुई, फिर वो चौथा व्यक्ति आया, दोबारा से गवाही हो रही हैं, दोबारा से बयान हो, तो बड़ा लंबा टाइम टेकिंग था। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो नाबालिगों के साथ में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, गैंगरेप जैसी समस्याएं हो रही है, गैंगरेप हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ सजा में सख्त से सख्त प्रावधान किए गए ताकि इन घटनाओं पर कहीं ना कहीं लगाम लग सके? देखिए, नाबालिग में पहले जैसे अपन बात करें कि नाबालिग के साथ रेप होता था तो उसमें मृत्युदंड की भी सजा थी, लेकिन वो पॉक्सो एक्ट में थी जी। अब उसको इस जो नया बीएनएस है इसमें शामिल कर दिया गया है कि यदि नाबालिग के साथ में रेप होता है, पॉक्सो तो रहेगा, इसके अलावा तो रहेगा, लेकिन इसमें भी शामिल कर दिया गया है तो उसको मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है या उसको एलआई होगी, लेकिन एलआई मतलब उसके टिल डेथ, यानी वो सजा जो आजीवन कारावास है वो उसको पूरा जेल में ही काटनी होगी और वो मृत्यु के पश्चात ही बाहर आएगा जी। इस तरह के प्रावधान। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। आम जन इनके बारे में पूरी जानकारी कैसे ले सकता है बिल्कुल सरल भाषा में, क्योंकि कानून अपने आप में बहुत पेचीदगियां भरा रहता है और पेचीदगियों को कम करने के लिए इन 3 नए कानून लाए गए। इनके बारे में पूरी जानकारी लेनी हो, आराम से समझ में आ जाए देशवासियों को। देखिए, इसके लिए एक तो सबसे बड़ा तो योगदान तो एक तो मीडिया का है कि मीडिया इनमें पहले तो सेंसिटाइज करे, लोगों को इस बारे में प्रेरित करे, अवेयर करे। इसके अलावा कुछ ऐसी साइट्स हैं जिन पे जा करके और आप इनको देख सकते हैं और इन कानूनों को सरल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, बीपीआरएनडी की साइट है। अपन जयपुर की बात करें तो सीडीटीआई जयपुर की एक साइट है, उस पर आप जा करके इन न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें बताई गई हैं, उनसे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज और जो स्कूल हैं वहाँ भी इनको शामिल किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसको नए कानूनों को लेकर के मेडिकल इंजीनियरिंग उनकी पढ़ाई के पाठ्यक्रम में भी इनको शामिल किया जा रहा है। तो ये इसका मकसद यही है कि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझें और इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको क्या लगता है कि कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से इन कानूनों के लागू होने से निश्चित रूप से बहुत अच्छा और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा। और मैं मान के चलता हूं कि देखिए, अपराध तो शुरू से होते आए हैं, अपराध होते भी रहेंगे, क्योंकि अपराधों की प्रवृत्ति में समय काल परिस्थितियों के अनुसार लगातार परिवर्तन हो रहा है जी।
तो निश्चित रूप से अपराधों में कुछ कमी आएगी। और चूंकि जो दंड का जो प्रावधान है वो बड़ा साइंटिफिकली होगा जी, तो उससे जजेज को भी ये मदद मिलेगी कि भाई जब आपके पास में जब अपन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उस तरह की एविडेंस आ रही हैं, तो उनको भी उसमें डिसाइड करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसी तरीके से पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको केस को डिसाइड करने में मदद मिलेगी। तो ये जो मदद मिली है, टेक्नोलॉजी आई, सब नए कानून के माध्यम से आई, तो निश्चित रूप से इससे फायदा। हमारे दर्शकों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इन 3 नए कानूनों को लेकर? हाँ, मेरा दर्शकों से अपील है कि आप मेहरबानी करके, इनमें कई बार क्या है, कुछ ऐसी मिथ पाले हुए हैं कि भाई ये कानून कैसे लागू होंगे, ये तो वैसे ही पुराने कानून थे, लगभग वैसे ही कानून है। ऐसा नहीं है। इनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट परिवर्तन किए गए। तो आप इनको देखिए, सुनिए, समझिए। और मैं तो कहता हूं कि अब कानून जो है, आप यदि उसको सामान्य पाठ्यक्रम में भी लागू होंगे तो आप उनको पढ़िए, आप किताब लेकर के आइए और इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और आप अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। जी, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि जो 3 नए आपराधिक कानून लाए गए हैं उन कानूनों को अच्छे से समझें और कानूनों का पालन करें, क्योंकि उभरते हुए भारत के लिए, विकसित भारत के लिए 3 नए आपराधिक कानून बनना बहुत ज़रूरी था। तारीख पे तारीख का जो दौर हमने देखा है उसको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी था। सर, आप आज इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।